बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर्स। साथ में हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजोनेंस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर्स। सबसे पहले जो हम मॉलिक्यूल जिसकी बात करेंगे वो है अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया, शेप ऑफ अमोनिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय NH3। इसमें जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p3। अब क्योंकि नाइट्रोजन 3 मोनोवेलेंट एटम के साथ लिंक है, तो इसलिए नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, वो इसके पास है। इसीलिए लास्ट शेल से शुरू होके 3 हाफ फिल्ड तक इसकी हाइब्रिडाइजेशन जाएगी, यानी जो नाइट्रोजन होगा अमोनिया में दैट विल अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के, ये अपने आप को अलोंग द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन अरेंज कर लेते हैं, सो दैट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो रिपल्शन हो वो कम से कम हो। अब इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्डिंग कर लेते हैं, और जो 4th ऑर्बिटल होता है दैट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास लोन पेयर रह जाता है। अब क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी शेप अमोनिया की वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। बट हमने पढ़ा है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है दैट इज ग्रेटर देन द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ये बॉन्ड पेयर्स ये एक दूसरे को बाहर की ओर रिपेल करते हैं। यदि हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करें कुछ इस टाइप से, यहां पर लोन पेयर है नाइट्रोजन पे और ये बॉन्ड पेयर को अंदर की ओर रिपेल कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपेल कर रहे हैं। परंतु हमने अभी लिखा है कि जो इन बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ सकता है, लेकिन वो कम है किससे? ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है जो इससे इनको अंदर की ओर धकेल रही है। यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होने से ये जो बॉन्ड एंगल है, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, से डिक्रीज कर जाता है अप टू 107 डिग्री। यानी इनमें जो बॉन्ड एंगल रह जाता है वो रह जाता है 107 डिग्री तक डिक्रीज कर जाता है। इस वजह से जो अमोनिया की शेप है वो टेट्राहेड्रल न होकर रादर टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट हो जाती है, एंड सो द शेप इज कॉल्ड एज अ पिरामिडल शेप। इसलिए जो अमोनिया की शेप होती है वो पिरामिडल टाइप की होती है। इसी तरीके से यदि हम वाटर मॉलिक्यूल की शेप की बात करें, वाटर जिसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p4। यहां सेंट्रल एटम 2 मोनोवेलेंट एटम के साथ लिंक है, तो इसलिए सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है,
इसीलिए वैलेंस शेल कहां से शुरू होता है? 2s से शुरू होके 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, यानी जो सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन वाटर के केस में, दैट विल ऑल्सो अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, दैट विल ऑल्सो फॉर्म द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को एक टेट्राहेड्रन कॉर्नर की तरफ अरेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्डिंग करेंगे। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इनमें बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है। परंतु इन 4 में से 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्डिंग कर लेते हैं। बाकी के जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दे कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन 2 लोन पेयर का इसके बॉन्ड एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, परंतु हमें पता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी लोन पेयर रिपल्शन जो होती है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होती है, और विच इन टर्न ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब देख लीजिए, यदि हम इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से माने कि यहां पर ऑक्सीजन है जिस पर 2 लोन पेयर लगे हुए हैं, ये बॉन्ड पेयर क्या कर रहे हैं? आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो एंगल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये लोन पेयर आपस में रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसकी रिपल्शन का इंपैक्ट किस पर आ रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन पर आ रहा है। यानी ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को अंदर की ओर ज्यादा फोर्स से धकेल देते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री तक डिक्रीज कर जाता है। एंड सो द शेप ऑफ वाटर नाउ बिकम्स एज अ बेंट, या इसको हम वी शेप भी कहते हैं। इसलिए जो वाटर की शेप है वो क्या बन जाती है? डिस्टॉर्टेड, टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट होके बेंट या वी शेप हो जाती है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है SF4 मॉलिक्यूल। इसमें सेंट्रल एटम है सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर है 16। कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें इसकी तो नियॉन 3s2 एंड 3p4। अब इसके वैलेंस शेल में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, लेकिन सल्फर 4 मोनोवैलेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 3p से एक्साइट होकर 3d में चला जाता है, जिससे सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं। अब सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल 3 से शुरू होता है। यहां से शुरू करके आपने 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तक हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है, यानी हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की हो जाती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और हमें पता है जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो होती है ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल। ये कुछ इस तरीके से शेप ड्रॉ करते हैं। यहां पर डॉटेड लाइन जस्ट शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ की जाती है और बोल्ड लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब इन 5 लोकेशन में से 4 तो फ्लोरीन एटम बॉन्ड बनाते हैं और एक लोकेशन पर लोन पेयर रहता है। हमें पता है इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट में ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये इक्वेटोरियल होते हैं और ये एक्सियल होते हैं। ये जो इक्वेटोरियल ये वाले जो बॉन्ड है दे आर इन वन प्लेन इस तरीके से, और यहां पर सल्फर से ऊपर ये बॉन्ड अप द प्लेन है और इसी तरह ये डाउन द प्लेन दूसरा बॉन्ड है, इसलिए इसको बाइपिरामिडल कहा जाता है। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि ये जो लोन पेयर है या तो एक्सियल लोकेशन पर रहे और बाकी लोकेशन को फ्लोरीन ऑक्युपाई करे, यानी सल्फर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो लोन पेयर है वो एक इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करे और बाकी पोजीशंस फ्लोरीन ऑक्युपाई करे। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सी ज्यादा है? एक्चुअल में यदि हम लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है 3, क्योंकि ये इससे 90 डिग्री पर है और यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, इसके साथ 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। परंतु यदि हम लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखते हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है 2, इसलिए ये स्टेबल बहुत कम है और ये जो ज्योमेट्री होगी ये ज्यादा स्टेबल होगी रिपल्शन के लिहाज से, इसलिए SF4 की ज्योमेट्री होगी ये। तो फिर वैसे तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की वजह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, परंतु लोन पेयर की वजह से शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है एंड इट बिकम्स द सीसा ज्योमेट्री। सीसा शेप कैसे बनती है आप देख लीजिए। यदि आप इसको कंसीडर करें, ये और ये जो ज्योमेट्री है इस टाइप से, ये आपको बिल्कुल उस सीसा की तरह से नजर आ रही होगी जो गार्डन में लगा होता है जिस पर बच्चे एंजॉय करते हैं, तो वहीं से इसका नाम पड़ा है सीसा ज्योमेट्री। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है इंटरहैलोजन कंपाउंड ClF3 मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो है क्लोरीन एटम। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई नियॉन 3s2 एंड 3p5। अब यहां पर भी आप यदि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, सेंट्रल एटम 3 मोनोवैलेंट के साथ लिंक है, तो आपको 3 हाफ फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा 3p से 3d में। यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया 3d में, जिससे सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल की शेप अगेन क्या होनी चाहिए? बिकॉज ऑफ 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 डिहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो शेप है वो होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उन 5 लोकेशन में से 2 पे लोन पेयर आने हैं और 3 पे बॉन्ड पेयर्स बनने हैं। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन को ध्यान में रखते हुए जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है वो ये होती है, 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाते हैं, ये फ्लोरीन एटम यहां पर ClF बॉन्ड बन जाते हैं। अब अगेन
बिकॉज ऑफ 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, बट ये लोन पेयर क्या करते हैं, इन बॉन्ड पेयर्स को अंदर की ओर रिपेल करते हैं, जिससे जो इसकी शेप है वो टी शेप बन जाती है। कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो शेप हो जाती है इसकी, दैट इज कॉल्ड एज अ टी शेप। तो इन एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। यदि सेंट्रल एटम के पास केवल बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो मॉलिक्यूल की शेप सिमेट्रिक होती है, परंतु लोन पेयर की प्रेजेंस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी शेप बदल जाती है। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, और सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं एक फार्मूले से, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स। ये एक्स क्या होता है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, यानी वो मोनोवेलेंट एटम जो सेंट्रल एटम के साथ लिंक हैं, प्लस यदि एनायन है चार्ज ऑन एनायन, यदि आपके पास स्पीशीज जिसकी आप सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, यदि वो एनायन है तो उतना आपने चार्ज ऐड कर देना है, और यदि कैटायन है तो उतना चार्ज आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस विल गिव द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। यदि ये x की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे मींस 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। यदि ये वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, यदि 4 है तो sp3 रहेगी, यदि 5 है तो sp3d होगी, 6 है तो sp3d2 होगी, और यदि 7 है तो sp3d3 होगी। इस तरीके से हम मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं, सपोज कोई एक एग्जांपल लेके, सपोज CH4 मॉलिक्यूल है, इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। यहां पर x इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, configuration is 2,4, so valence electron is 4 plus hydrogen and halogens are the monovalent, so 4 हाइड्रोजन से लिंक है प्लस 4, ना ही इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल टू 8/2 मीन्स 4। और जब जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल एटम के, यदि उतने ही एटम सेंट्रल एटम से लिंक हैं तो सभी बॉन्ड पेयर्स होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता है। उस केस में जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है, यानी डिस्टॉर्ट नहीं होती है। तो यहां पर क्योंकि 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन इज सेंट्रल एटम की sp3, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। इसी तरह से सपोज हम और मॉलिक्यूल लेते हैं, BF3 की यदि हम बात करें, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 3, सो वैलेंस शेल में इसके बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 लगा दिया, प्लस मोनोवेलेंट एटम 3 है तो आपने 3 इसमें ऐड कर दिया, कोई कैटायन नहीं है कोई एनायन नहीं है,
तो 6/2 यानी वैल्यू आ गई 3। अब क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हैं और 3 ही एटम सेंट्रल एटम के साथ लिंक है, तो सभी के सभी बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ज्योमेट्री होगी रेगुलर यानी सिमेट्रिक इसकी शेप होगी। और 3 होने पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। एक और एग्जांपल लेते हैं PCl5 का। यहां पर फास्फोरस एटॉमिक नंबर है 15, कॉन्फ़िगरेशन इज 285, इसलिए सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो x क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 5, कोई चार्ज प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, तो बस इतना ही हो जाएगा 10/2 यानी ये हो गया 5। और यदि 5 है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 5 एटम सेंट्रल एटम के साथ लिंक है, तो सभी के सभी बॉन्ड पेयर्स हैं। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई लोन पेयर नहीं है। और यदि सभी बॉन्ड पेयर हैं तो यहां 5 की हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होने पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। परंतु यदि आपके पास जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यदि उनका नंबर कम है देन द, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास ज्यादा है और यहां पर जो एटम सेंट्रल एटम के साथ लिंक है वो कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल एटम के पास कोई ना कोई लोन पेयर भी है। उस केस में जो शेप होगी मॉलिक्यूल की, ज्योमेट्री होगी, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल का। अमोनिया मॉलिक्यूल, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करते हैं। x इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन 7 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 3 हैं, कोई प्लस चार्ज नहीं कोई नेगेटिव नहीं, तो हो गए x4। जब x4 हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 पे शेप क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। परंतु यहां पर नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सेंट्रल एटम वो कम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा है। कितने कम है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर बॉन्ड पेयर तो 3 है और लोन पेयर 1 है। और जब 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तब जो शेप है वो क्या हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। यानी टेट्राहेड्रल से जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी इट बिकम्स पिरामिडल। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हाइड्रोनियम आयन की हम बात करें, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के 6 हो गए, प्लस मोनोवेलेंट एटम, ऑक्सीजन के साथ मोनोवेलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं 3, प्लस माइनस चार्ज नहीं है प्लस चार्ज है, तो इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो गया 8/2 दैट इज 4। अगेन हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी सेंट्रल एटम की इन हाइड्रोनियम आयन। तो इसलिए शेप क्या होनी चाहिए, अगेन शेप बिकम्स टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। परंतु sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 सेंट्रल एटम
सेंट्रल एटम 3 मोनोवेलेंट एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, लेकिन एक लोन पेयर रह जाता है, जिसकी वजह से जो शेप है वो अगेन क्या हो जाती है, इट बिकम्स पिरामिडल। इसी तरह से यदि हम कार्बोनेट आयन की बात करें, यहां पर X कितना होगा, हाफ ऑफ सेंट्रल एटम इज कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 प्लस मोनोवेलेंट एटम कोई नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है तो इसलिए 0 हो गया, प्लस चार्ज ऑन द एनायन कितना है 2 माइनस, तो आपने 2 ऐड कर दिया, प्लस चार्ज कोई नहीं है तो कितना आ गया 6/2 दैट इज 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp2। लेकिन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और 3 के 3 ही बॉन्ड बनने हैं, तो इसलिए शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरीके से सेंट्रल एटम की हम हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करके उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। समटाइम्स ये देखा गया है कि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके पैरेलल कोई और अल्टरनेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। बट नन ऑफ द अबाउट स्ट्रक्चर्स एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, परंतु इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है जो उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके। हाँ, इन स्ट्रक्चर्स के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रक्चर लाई करता है जो इस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इन बिटवीन टू दोज, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं फिर क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल is represented by more than one structure and none of the above structure is able to explain all the properties, then the actual structure lies in between them। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो उनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो हमने शुरू में बनाए थे उनको हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं। एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ओजोन का यदि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से होता है, यहां पर, और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ जाता है ओजोन का। स्टडीज शोज दैट, यहां से हमें स्ट्रक्चर देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, परंतु जो स्टडीज हैं वो ये शो करती हैं कि भाई ओजोन में जो दोनों ओ बॉन्ड है वो तो ना डबल है ना सिंगल है। डबल जो बॉन्ड होती है ऑक्सीजन की वो 121 पिकोमीटर के आसपास होती है, जो डबल बॉन्ड लेंथ होती है वो 121 पिकोमीटर के आसपास होती है, और ओ सिंगल बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर के आसपास होती है। इसलिए इसका दूसरा अल्टरनेट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया कि ये डबल बॉन्ड नहीं है, रादर ओजोन में ये तो सिंगल है और ये डबल है। कुछ प्रॉपर्टी को ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता है, परंतु जो मेन पॉइंट था कि इसमें भी जब ये स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं कि स्ट्रक्चर में ओजोन के ना तो कोई डबल है ना सिंगल है, रादर ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल के बीच में कहीं लाई करती है।
सो फिर वो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था दैट लाइज इन बिटवीन टू दोज, जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का नाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि ना तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 128 पिकोमीटर के आसपास है। सो दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं कार्बोनेट आयन का। यदि कार्बोनेट का हम रेजोनेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर भी इस स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन एक तो डबल है और दो सिंगल है, परंतु सभी प्रॉपर्टीज को यह स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसके पैरेलल दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया। वो स्ट्रक्चर इस टाइप का था, परंतु ये स्ट्रक्चर भी सभी प्रॉपर्टीज को कार्बोनेट की एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर एक और अल्टरनेट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, जिसमें तीसरी लोकेशन पे बताया गया कि ये डबल बॉन्ड हो सकता है, बाकी दो सिंगल रहेंगे, परंतु none of the above structure able to explain all the properties of carbonate ion. These structures then called as a resonating structures या canonical structures, परंतु जो इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर इनके बीच में कहीं लाई करता है, which shows that कि सभी के सभी कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो इक्वल लेंथ के हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर की रियल एग्जिस्टेंस होती है और उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। रेजोनेंस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए ओजोन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये हैं, और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया था। इनमें से जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। परंतु हम जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, उन सभी में कोई ना कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ resonance hybrid structure and most stable canonical structure is called resonance energy। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। यानी जितनी इसकी एनर्जी है और इन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी, और इस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, फर्स्ट वन, कि ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। इनकी वास्तव में कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, दे आर ओनली इमेजिनरी। सेकेंड पॉइंट इज greater the number of resonating structures of a molecule, greater is the stability।
वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जितना ज्यादा उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ of all the bonds in a molecule becomes equal। रेजोनेंस की वजह से सभी के सभी बॉन्ड लेंथ्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है, हायर द रेजोनेंस एनर्जी, जिस रेजोनेंस एनर्जी की अभी हमने बात की है, हायर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। यानी इस मॉलिक्यूल की इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और इसकी जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, मींस उनमें डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यानी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस हाइब्रिड की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो हाईली स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस।